जय श्री कृष्ण। राधे राधे बच्चों, स्वागत है आप सभी का टमो एकेडमी पर। हम आज आपकी क्लास 10 की जो गणित के अंदर महत्वपूर्ण सूत्र है, इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज है, उनके बारे में जान रहे हैं। तो आपकी जो सीरियल वाइज प्रश्नावलियां हैं उनके साथ में और कुछ प्रश्नावलियों को आगे पीछे करते हुए हम सारे महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं वो लिखने वाले हैं। तो आपकी जो पहली प्रश्नावली है वास्तविक संख्याएं यानी कि आपके रियल नंबर्स के अंदर जो आपका पहला फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला है आपका HCF ए बी। किसका HCF निकालो? ए बी कोई आपके पास में डिजिट्स है, संख्याएं हैं, नंबर्स है, और फिर एलसीएम निकाल रहे हो आप किसी ए बी का, तो ये बराबर होता है ए गुणा बी के। किसके? ए गुणा बी के। यही फॉर्मूला आपके काम आने वाला है। HCF गुणा एलसीएम बराबर ए गुणा बी। इसको शॉर्टकट में लिख सकते हो आप, HCF गुणा एलसीएम इज इक्वल ए गुणा बी। यहाँ पर ए और बी कोष्टक में क्यों लिखे? क्योंकि हमने ए गुणा बी यानी ए प्रथम संख्या, बी दूसरी संख्या, इन दोनों का हमने HCF और एलसीएम निकाला है। फिर दूसरा फॉर्मूला आपके बहुपद वाली प्रश्नावली से आता है। तो देखिएगा यहाँ पर दो संबंध होते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा। इन दोनों के बीच के संबंध का फॉर्मूला यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस एक्स का गुणांक, किसका गुणांक? एक्स का गुणांक, बटावा होता है आपके पास में एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसका गुणांक? एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर माइनस लगाइए, एक्स का गुणांक क्या आता है? एक्स का गुणांक आपके पास में बी होता है, बटावा एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, माइनस बी बटावा है। अल्फा गुणा बीटा, यहाँ पर आएगा आपके पास में अचर पद, बटावा आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसका? एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आया। तो यहाँ पर देखिएगा अचर पद सी होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, यानी सी बटावा क्या आया आपके पास में? ए आया। वहीं पर आपके पास में पूछा जाएगा कि बहुपद, द्विघाती बहुपद, कौन सा? द्विघाती बहुपद। ये इंपॉर्टेंट करिए, सारे अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, बहुपद का व्यापक रूप, कौन सा रूप? व्यापक रूप। यदि व्यापक रूप पूछा जाए तो व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। ये इसका क्या होता है? व्यापक रूप होता है बच्चों। वहीं पर देखिएगा एक फॉर्मूला होता है आपका विविक्तर का। किसका? विविक्तर। किसका? विविक्तर का। विविक्तर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। किसका होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। वहीं पर मैं कुछ चीजें यहाँ पर इस साइड में लिखने वाला हूँ। विविक्तर के जो आपके संबंध होते हैं कि इसके अंदर वास्तविक मूल उपस्थित है या नहीं है। वास्तविक मूल उपस्थित है तो क्या वास्तविक मूल बराबर है, क्या वास्तविक मूल अलग अलग हैं, तो उसकी जानकारी विविक्तर से कैसे पता चलेगी? तो देखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे हम विविक्तर निकालते हैं और विविक्तर का मान, किसका मान? विविक्तर का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0 आए। क्या आए? 0 आए। 0 आए तो हम लिखते हैं दो बराबर वास्तविक मूल, वास्तविक मूल, मूल उपस्थित है, उपस्थित है। नेक्स्ट देखिएगा उपस्थित हैं तो फिर आपके पास में यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि आए लेस देन टू 0, किससे? लेस देन टू 0, 0 से छोटा है। किससे आए? 0 से छोटा है। तो क्या होता है आपके पास में कोई भी वास्तविक मूल उपस्थित नहीं है, कोई भी वास्तविक मूल उपस्थित नहीं है, वास्तविक मूल, मूल उपस्थित, उपस्थित, उपस्थित नहीं है। वहीं पर देखिएगा नेक्स्ट आपके पास में फॉर्मूला आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन टू 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज्यादा आती। किससे आती? 0 से ज्यादा। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है? अलग अलग दो अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न वास्तविक मूल, कौन से मूल? वास्तविक मूल, मूल उपस्थित है। क्या है? उपस्थित है। तो बच्चों आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इतने से फॉर्मूले लिखिए उसका। नेक्स्ट हम आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में लिखवा रहा हूं मैं आपको नेक्स्ट फॉर्मूलाज। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट देखिएगा मैं आपको नेक्स्ट फॉर्मूले लिखवा रहा हूं।
आपके पास में नेक्स्ट आपकी जो यूनिट्स आएगी उसमें एक तो आपका द्विघात समीकरण हो गए और बहुपद हो चुके हैं, तो नेक्स्ट आएगा द्विघात समीकरण वाले। अब द्विघात समीकरण के अंदर उसका व्यापक रूप पूछा जाता है, तो लिखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। किसका रूप? व्यापक रूप। अब इसका यदि व्यापक रूप पूछा जाता है तो बच्चों देखिएगा यहाँ पर व्यापक रूप में क्या किया जाता है, ये लिखा जाता है ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद जैसा ही रहता है, सेम रहता है, इसलिए मैंने तीसरी प्रश्नावली को डायरेक्ट छोड़ के आपको ये फॉर्मूला बताया। वहीं पर ये व्यापक रूप हो गया, तो यहीं पर विविक्तर भी इसमें यूज होगा, लेकिन इसके शून्यक निकालने पड़ते हैं। इसके शून्यक निकालने पड़ते हैं तो आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा भी आपको ध्यान रखना है, द्विघात समीकरण से ही आएंगे। वहीं पर बच्चों यहाँ पर एक चीज आपको बता देता हूं कि जो आपके शून्यक निकाले जाएंगे श्रीधराचार्य सूत्र। कौन सा सूत्र? श्रीधराचार्य सूत्र। ये जो सूत्र है ये आपके शून्यक निकालने में बहुत महत्वपूर्ण है। ये बोलता है x = -b प्लस माइनस रूट आपका विविक्तर b² - 4ac अपॉन क्या आएगा? 2a आएगा। इसका सॉल्यूशन किया जाए, फिर लास्ट में प्लस माइनस दो बार, एक बार प्लस एक बार माइनस लिया जाए, तो आपके पास में x की वैल्यू जो शून्यक निकाल रहे हैं वो आपके पास में आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास में अभाज्य गुणनखंड विधि को ध्यान रखिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि में आपको बीच वाला जो डिजिट दिया जाता है, यानी कि x के जो गुणांक होते हैं उनके ऐसे दो डिवाइडेशन किए जाते हैं या फिर उनके ऐसे दो टुकड़े किए जाते हैं जिनमें उन टुकड़ों का मल्टीपल करने पर a और c का मल्टीपल, यानी x² के गुणांक का मल्टीपल अचर पद के गुणांक, अचर पद है उनका मल्टीपल करने पर जो आंसर आता है वो उन दोनों जो गुणनखंड है उनका डिवाइडेशन करने, मल्टीपल करने पर आना चाहिए, और उनको प्लस माइनस किया जाए तो x का गुणांक आना चाहिए, तो वो आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि रहती है। वहीं पर ये दो फॉर्मूला ही इसमें यूजेबल है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो देखिएगा आप, यहाँ पर आपके बहुपद हो चुका है। दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं, अब प्रतिस्थापन विधि का फॉर्मूला आता है। एक आपका यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है आपका प्रतिस्थापन, और एक आता है विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि। इसमें क्या होता है, आपको कोई भी जो x दिया गया है इसको हम सवालों से समझेंगे, तो आप इसके लिए हमारे वीडियो देखिएगा जिनमें सॉल्यूशन कर रखे हैं प्रतिस्थापन और विलोपन विधि के लिए। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यदि कुछ इस टाइप से ग्राफ आए, क्या है? ग्राफ, और उन ग्राफों के अंदर आपको पूछा जाए इसमें कितने शून्यक हैं, क्या है? शून्यक है, और x अक्ष के लिए पूछ रहा है। किसके लिए? x अक्ष के लिए, तो 1 2 और 3। y अक्ष के लिए पूछता तो कुछ ग्राफ इस टाइप से होता। कैसे होता? इस टाइप से। तो y अक्ष पर 1 2 और 3। अब ग्राफ के अंदर कितनी भी लाइनें हो सकती है, कुछ ऐसा भी हो सकता है और कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसे जाके। ओके, तो यहाँ पर 1 गुणांक हो रहा है, यहाँ पर 2 गुणांक हो रहे हैं, कुछ इस टाइप से ग्राफ बन सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी है। बस ये आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपकी समांतर श्रेणी की ओर चलते हैं। तो बच्चों आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर आपके पास में सॉल्यूशन के अंदर कुछ दो चीजें और बता देता हूँ मैं आपको। कोटि और भुज किसे कहते हैं? कोटि और भुज के बारे में जानेंगे। तो जो कोटि और भुज होते हैं, तो देखिएगा कोई भी ग्राफ है ये वाला, इसमें आपका y अक्ष को तो हम कोटि बोलते हैं और x अक्ष को हम बोलते हैं भुज। अब इनको बोलने का रीजन क्या है? तो देखिएगा भुज x अक्ष से जा रहा है, इस टाइप से जा रहा है, भुज भुजा की तरह एकदम सीधा है, तो इसको भुजा भुज, इसलिए इसको हम डायरेक्टली याद रखने के लिए भुज बोल देते हैं। कोटि कैसे होती है? कोटि खड़ी होती है। आपके घर में जो अनाज भरा जाता है वो कोटि क्या होती है? खड़ी होती है। y अक्ष भी क्या है? खड़ा है, तो y अक्ष को हमने क्या बोल दिया? कोटि बोल दिया। क्या बोल दिया? कोटि बोल दिया। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास में समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से जो फॉर्मूला आता है वो आपका nवा पद निकालने का फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला रहेगा। दूसरा आपका d निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस a1। इस फॉर्मूले को डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो आपका अंतिम पद है उसमें से पूर्व पद n माइनस 1 को आप क्या कर दो? माइनस कर दो, यानी a2 माइनस a1 करो, या a3 माइनस a2 करो, या a4 माइनस a3 करो। उसके लिए व्यापक फॉर्मूला क्या होगा? d बराबर an माइनस 1।
नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास में Sn समांतर श्रेणियों के योग का फॉर्मूला, किसका योग का फॉर्मूला, योग का फॉर्मूला चाहिए तो आप लिखिए यहाँ पर n/2 ब्रैकेट लगाइए 2a प्लस n-1 और d लिखिए। नेक्स्ट आपके पास में Sn का एक फॉर्मूला और है, यदि nवा पद दिया गया हो तो आपके पास में आएगा n/2 का n/2 a प्लस an। अब हम यहाँ पर जो an लिखा है इसको हम l भी बोलते हैं अंतिम पद को, तो Sn बराबर हमारे पास में एक फॉर्मूला और आया n/2 a प्लस l। ओके, ये आपके पास में सारे Sn वाले फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट इस साइड में कुछ फॉर्मूले और लिख रहा हूँ, जैसे कि आपको चाहिए a1 पद चाहिए क्या, ठीक है, तो a1 दे रखा है, a2 चाहिए तो आपको लिखना है a1 प्लस d, इसमें करोगे तो a2 आ जाएगा। यदि a1 चाहिए तो a2 माइनस d करिए। नेक्स्ट देखिएगा a3 चाहिए तो a1 प्लस 2d करो या a3 बराबर a2 प्लस d करो। इस टाइप से बहुत सारे फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो समांतर श्रेणी का जो ये फॉर्मूला वाला है चैप्टर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आपकी नेक्स्ट जो प्रश्नावली है त्रिभुज वाली, उसके अंदर हम आपकी जो थेल्स थ्योरम है उसकी ओर चलते हैं। थेल्स थ्योरम क्या कहती है? थेल्स थ्योरम कहती है कि कोई भी एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज की दो भुजाओं और उन दो भुजाओं को काटती हुई एक तीसरी भुजा के समांतर एक और भुजा खींची जाती है, तो उन दो भुजाओं को समान अनुपात में जो भुजा विभाजित कर रही है तो उनका अनुपात समान रहता है। क्या रहता है? अनुपात समान रहता है। तो अनुपात कैसे समान रहता है? तो देखिएगा नेक्स्ट फॉर्मूला आपका आ जाएगा। ये त्रिभुज दे रखा है उसने, इस त्रिभुज के इस भुजा के समांतर हमने यहाँ पर एक और भुजा खींच दी है, रेखा खींच दी, इसको ए बी सी नाम दिया, इसको ई एफ नाम दे दिया। तो ये बोलती है थेल्स पर में कि ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, ये बराबर होता है। ये आपके थेल्स पर में हो गए। उसके बाद में आपकी निर्देशांक ज्यामिति आदि, उसमें दूरी सूत्र आता है। दूरी सूत्र हम ए बी से, ए बी दो बिंदु है, 2 पॉइंट्स है, एक ये यहाँ पर एक यहाँ पर, इसको मैंने ए बोला, इसको मैंने बी बोला, इसके बीच में दूरी चाहिए। तो आप इनके निर्देशांक x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखिए। फिर यहाँ पर अनुपात वाला प्रश्न आता है। तो अनुपात वाले प्रश्न में आपको क्या करना है कि किसी भी बिंदु के आपके रेशियो दे रखे, क्या दे रखे हैं? रेशियो दे रखे हैं, और पूछा गया है, अनुपात दिया हुआ है कि, और कहा है कि उस रेशियो के ऊपर जिस पॉइंट पे जो रेशियो प्राप्त हो रहा है उसके आपको क्या निकालने हैं? निर्देशांक निकालने हैं। ओके, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर m1 x2 प्लस m2 x1, ये तो आपका x का पॉइंट आ जाएगा, m1 प्लस m2। नेक्स्ट आपके पास में आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपके पास में क्या आ जाएगा? ये इसका मान निकालने का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को टू पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, जो आपके सवाल को क्या करता है? इजी करता है। यदि उसने पूछा हमें सिर्फ x का पद चाहिए या फिर किसी अनुपात को पूछ लिया तो डायरेक्टली हम x का फॉर्मूला ही यूज करेंगे, और y का पूछ लिया डायरेक्टली y का ही यूज करेंगे। तो x बराबर आप डायरेक्टली लिख सकते हो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y के लिए चाहिए तो लिखिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपकी निर्देशांक जो ज्यामिति है वो उसकी आपके ये क्या हो गए? फॉर्मूला हो गए। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपकी जो नेक्स्ट प्रश्नावली है उसका जो फॉर्मूलाज है वो हम लिखने वाले हैं। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट देखिएगा, हम आगे की प्रश्नावली के फॉर्मूलाज लिखने वाले हैं। अब मैं रैंडमली लिखने वाला हूं सारे फॉर्मूले। देखिएगा, जो मेरे को लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से क्वेश्चन उठता है, वो सारे फॉर्मूले लिखेंगे। बाकी जो आपके प्रूव करने वाली चीजें हैं उनको हम बाद में लिख लेंगे। जैसे कि आपकी नेक्स्ट, जैसे कोई प्रश्नावली का नाम नहीं बता रहा हूं मैं, आपको पूछा जाए कोई आपके पास में सर्कल है, उस सर्कल के ऊपर अंदर से, इस सर्कल के अंदर से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो हम बोलेंगे वृत्त के
अंदर स्थित बिंदु से शून्य स्पर्श रेखा, कितनी, शून्य, एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा रही, स्पर्श रेखा। ओके, फिर ऐसा पूछा जाए इस सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है तो इससे, तो हम लिखेंगे वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु से यानी पॉइंट से एक स्पर्श रेखा, कितनी स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है इस सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, यहाँ से हम लिखेंगे वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से दो स्पर्श रेखा, कितनी, टोटल स्पर्श रेखा कितनी, दो स्पर्श रेखा। बस ये इसकी गणित है, इसको ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट ध्यान देखिए, 3 पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता है। एक क्वेश्चन आएगा किसी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, इसको आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये आपको यहाँ पर इसको प्रूव करना रहेगा सर्वांग समता के नियम से और समरूपता के नियम से। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ के ऊपर आपके पास में सर्वांग समता के नियम और जो समरूपता के नियम है, एसएस नियम, ठीक है, और एस ट्रिपल एस, ये रूल्स आपको याद होने चाहिए। साइड एंगल है और साइड है, साइड एंगल साइड है, ये सारे आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, आपके पास में मैं 2-3 चीजें और लिखवाता हूँ। एक तो आपके पास में वृत्त का क्षेत्रफल, किसका, वृत्त का क्षेत्रफल, ये होता है आपके पास में पाई आर स्क्वायर। दूसरी है वृत्त की परिधि, ये जो वृत्त की परिधि होती है ये होती है आपके पास में 2 पाई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर जो आपका सूत्र है वो है वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यदि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे बच्चों तो कुछ नहीं करना है, थीटा बटा 360 डिग्री करना है और वृत्त के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है उसको यहाँ पर ठोक दो, पाई आर स्क्वायर। और ऐसा पूछे वृत्त के चाप, यदि किसी डिग्री के ऊपर फिक्स चाप कट रहा है, त्रिज्यखंड का चाप, किसका, चाप की लंबाई, यानी कि कोई ऐसा त्रिज्यखंड है आपके पास में वृत्त का और ये चाप बना है, क्या बना, चाप, इसकी लंबाई पूछी, क्या पूछी, चाप की लंबाई। ये पूछी जाए तो भी कुछ नहीं करना है, इक्वल लगाना है, थीटा बटा 360 डिग्री लिखना है और यहाँ पर परिधि का क्या करना है, फॉर्मूला ठोकना है। यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 और एग्जाम में 3.14 भी रख सकते हो, आर यहाँ पर आप क्या हो जाएगी, त्रिज्या रेडियस हो जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उन पर चलते हैं। तो बच्चों आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर आपके पास में फॉर्मूलाज आ रहे हैं। आपके जो आयतन वाले जो सवाल है ना, तो एग्जाम में आयतन वाले जो आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय आयतन वाले जो सिलेंडर्स है आपके पास में, जो आपका शंकु है, कोन और घनाभ आपके पास में है, इनके जो 9th क्लास में आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उनके जो छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं उनको अटैच करके सवाल दिए हुए हैं। लेकिन अभी तक एग्जाम में देखा गया है यहाँ से छोटे क्वेश्चन ही आए, यानी उन छोटे फॉर्मूलाज से क्वेश्चन पूर्ण किए गए हैं, पूछे गए हैं, तो मैं सारे छोटे फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ। यदि बड़ा क्वेश्चन आता है तो इस पार्ट का निकाला, दूसरे पार्ट का निकाला और उनको प्लस कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं सारे छोटे फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ, तो देखिएगा आपका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 6a²। ओके, घन की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, आपको पता है कि जो 4 दीवारें होती है वो आपके स्क्वायर साइज की होती है, तो ये क्या हो जाएगा, 4a²। फिर लिखिए घन का आयतन ये होता है आपके पास में a³, a यहाँ पर क्या है, भुजा है। फिर देखिएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है आपके पास में 2 ब्रैकेट LB + BH
प्लस HL। यहाँ पर क्या होता है, ये 2 है ना, यहाँ पर 2 आ जाएगा, L लंबाई है आपके पास में, B आपकी चौड़ाई है और H यहाँ पर ऊंचाई है। ये संपूर्ण पृष्ठीय। अब जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें कुछ नहीं करना है आपको, आपको जिस जगह का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि इस साइड की दीवार पूछ रहा है तो इसमें H कितना आ रहा है, L कितना आ रहा है, ये आयत होता है। क्या होता है, आयत होता है। तो उसके हिसाब से आप फॉर्मूला डायरेक्टली बना के निकाल सकते हो। एक दीवार का निकाला, फिर दूसरी दीवार का निकाला, तो बना के निकालना है। क्या करना है, बना के निकालना है। तो आयत का जो क्षेत्रफल है उनके भी मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं, तो बनाने में आपको क्या होगी, आसानी होगी। तो नेक्स्ट देखिएगा, हम यहाँ पर आपके आयत के जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको लिखवाने वाले हैं। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल, किसका, आयत का क्षेत्रफल। उससे पहले मैं लिख लेता हूं घनाभ का आयतन, किसका, घनाभ का आयतन। घनाभ का जैसे मैं आयतन लिखता हूं तो फॉर्मूला आता है L गुणा B गुणा H। वहीं पर मैं लिखता हूं आयत का क्षेत्रफल, किसका, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल जैसे लिखता हूं तो फॉर्मूला आता है L गुणा B, लंबाई इंटू चौड़ाई। फिर लिखता हूं मैं आयत का परिमाप, किसका, आयत का परिमाप। छोटे छोटे फॉर्मूले बहुत काम आते हैं बच्चों, लिख लीजिए। यहाँ पर 2 और फिर लंबाई प्लस आपके पास में क्या है, चौड़ाई। फिर आपका आता है वर्ग का क्षेत्रफल, किसका, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों वो होता है यहाँ पर आपका भुजा गुणा भुजा, किसका, भुजा गुणा भुजा। भुजा गुणा भुजा कर लीजिए। यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, जिसको आप बोलते हो ए स्क्वायर। वहीं पर मैं लिख रहा हूँ वर्ग का परिमाप, किसका परिमाप, वर्ग का परिमाप। वर्ग का जो परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा मतलब 4 है, कितना, 4 है। ये सारा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बेलन की ओर चलते हैं, किस ओर, बेलन की ओर। तो बच्चों आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम चल रहे हैं बेलन की ओर। तो देखिएगा बेलन के जो फॉर्मूलाज होते हैं उनके बारे में जानते हैं। बेलन और शंकु को दोनों को हम एक साथ ले लेंगे। देखिएगा आपके पास में जो बेलन का फॉर्मूला होता है, बेलन का फॉर्मूला होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास में 2 पाई आर आर प्लस एच। वहीं पर देखिएगा 2 पाई आर आर प्लस एच हो गया। वहीं पर लिखिएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है आपके पास में 2 पाई आर एच। वहीं पर देखिएगा बेलन का आयतन, किसका, बेलन का आयतन। बेलन का जो आयतन होता है वो होता है आपके पास में पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पर लिख रहा हूं मैं शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपके पास में पाई आर एल आर प्लस एल। क्या होता है, पाई आर एल और आर प्लस एल। 2 पाई आर एल आर प्लस एल होता है। क्या होता है, पाई आर प्लस एल होता है, पाई आर प्लस एल। ओके, ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट देखिएगा शंकु का आयतन, किसका, शंकु का आयतन। शंकु का जो आयतन होता है वो होता है बच्चों यहाँ पर आपके पास में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये आपके सारे फॉर्मूले हो गए, ये सारे आपको लिखने हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको प्रायिकता का फॉर्मूला यहाँ पे लिखवा देता हूँ, फिर कुछ आपके माध्य के फॉर्मूले वो भी लिखवाता हूँ। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है आपके पास में अनुकूल घटना बटावा कुल घटना, क्या, कुल घटना। एक फॉर्मूला हो गया। अब प्रायिकता के कुछ फॉर्मूले में आपको नेक्स्ट लिखवाता हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट मैं आपको फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, देखिएगा। तो आपके पास में जो नेक्स्ट फॉर्मूलाज आने वाले हैं, नेक्स्ट फॉर्मूलाज में आपको लिखने हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ प्रायिकता के अंदर होता है पीई, घटना घटित होने की प्रायिकता,
और प्लस घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता पी बार, इन दोनों का प्लस कितना होता है 1 होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो पीई इज इक्वल 1 माइनस पीई बार लिख सकते हो। ओके, ताश के पत्तों की गड्डी में पत्ते, ताश के पत्तों की गड्डी में पत्ते ये होते हैं आपके टोटल कितने हैं 52। नेक्स्ट 3 फॉर्मूलाज हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। एक तो आपका माध्य का, माध्य का मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवाऊंगा, माध्य का फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ मैं आपको, एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एफ एक्स, आई लगा लो यहाँ पर, आई इज टेंस टू 1 to n अपॉन सिग्मा एफ आई टेंस टू 1 to n, ये फॉर्मूला। दूसरा आपको माध्य का लिखवा रहा हूँ, माध्य का फॉर्मूला होता है आपके पास में यहाँ पर L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ अपॉन आपके पास में आएगा यहाँ पर F गुणा H। ओके, नेक्स्ट आपका बहुलक का फॉर्मूला किसका, बहुलक का सूत्र है, बहुलक आ जाएगा आपके पास में L प्लस यहाँ पर F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और यहाँ पर गुणे में H आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर जो L है निम्न सीमा है, यहाँ पर F1 आवृत्ति ऊपर की आवृत्ति और नीचे की आवृत्ति F2, H यहाँ पर जो वर्ग अंतराल है वो आता है, सिग्मा FI XI आपको निकालना है बारंबारता, और यहाँ पर माध्यक L निम्न सीमा वर्ग अंतराल n बटा 2, आपके पास में जो टोटल जो वैल्यूज हैं जो आपकी n दे रखी है वो, और वहीं पर CF यहाँ पर आपकी संचय बारंबारता है। तो देखिएगा बच्चों लगभग आपको सारे फॉर्मूलाज मैंने रिटेबल राइट लिखवा दिए हैं यहाँ पर, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और नेक्स्ट जो आप हमारी क्लासों से जुड़े रहिए ताकि आपको वहाँ पर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, उसको कैसे समझना है वो सारी, ताकि आप एग्जाम में अपनी मर्जी से क्वेश्चन कर सको। क्वेश्चन को रटना नहीं है, गणित बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, उसको आप आसानी से पढ़ सकते हो। आप सभी को टम्मो अकेडमी परिवार की ओर से जय श्री कृष्णा, राधे राधे।